हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, जिसे हम SST बोलते हैं। दोस्तों आज उस पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज मैं SST के पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी दोस्तों जो हमारी SST है दोस्तों, जिसका हमारा 3 मार्च को पेपर है, तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वायरल प्रश्न होंगे जो कि 3 मार्च को 100% बोर्ड परीक्षा में आएंगे। वायरल प्रश्न है दोस्तों जो 3 मार्च को 100% बोर्ड परीक्षा में आएंगे। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर वे क्वेश्चन पढ़ने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना है कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 होगा, क्लास 10 होगा, सामाजिक विज्ञान जिसे हम SST बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। वायरल प्रश्न 3 मार्च को 100% बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 3 मार्च को 100% बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों की आने की संभावना है दोस्तों। 3 मार्च को यही प्रश्न पढ़कर जाना अवश्य ही आएंगे दोस्तों। आप ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि अब हमें यानी कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें पढ़कर अपनी बोर्ड परीक्षा में जाने हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका क्या मुख्य कारण था। तो फ्रांस की क्रांति सन यानी 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता था। तो दोस्तों ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, आपको तारीख जरूर ध्यान रखनी है, 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा की स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन को माना जा सकता था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका क्या मुख्य कारण रखा गया था। अब तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में, हम दूसरे क्वेश्चन में क्या पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब कैसे हुआ, यानी जो जर्मनी है उसका एकीकरण कब और कैसे हुआ। अथवा आयर वोन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखो, यानी इसके बारे में 2 कारण लिखो। तो दोस्तों बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक है। जो बिस्मार्क है वो जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। नहीं, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों, तो उसके योगदान में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इससे जर्मनी का एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। किसे? बिस्मार्क को। दोस्तों ध्यान रखना, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसने पर्सा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। किसके? यानी जो पर्सा है, उसने पर्सा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त एवं और लोहे की नीति अपनाकर सर्वप्रथम सेलसविंग तथा होलस्टोन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने रक्त, दोस्तों ये रक्त है, बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर सर्वप्रथम सेलसविंग तथा हेलस्टोन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया था। फिर ऑस्ट्रिया को सेडवा के युद्ध सन 1866 में पराजित करके उसने जर्मनी राज्य को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण कर लिया। 18 जनवरी 1871 को पर्सा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मनी साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। सन 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना और सन 1890 में जर्मनी सम्राट केसर विलियम द्वितीय से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्यागपत्र दे दिया और 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे दे रखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करते हैं दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन के साथ में और भी कई क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना अच्छी तरह से। एक बार और पढ़ लेते हैं कि
बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क महत्वपूर्ण योगदान था। इससे जर्मनी का भी एकीकरण किया गया। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर सर्वप्रथम सेल्सेविंग तथा होलस्टोन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रिया के सेडावा के युद्ध सन 1866 जिसमें पराजित करके उसने जर्मनी राज्य को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। तत्पश्चात बिस्मार्क ने स्वीडन के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर लिया। 18 जनवरी 1871 को प्रशा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मनी साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। सन 1871 में बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री बना। कौन दोस्तों, ध्यान रखना, बिस्मार्क है नहीं किसके, जर्मनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। और सन 1890 में जर्मनी सम्राट केसर विलियम द्वितीय से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का मतलब दोस्तों, जैसे ही वे अपनी राजगद्दी पर बैठे उसके बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आपको यानी से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1804 को नेपोलियन नागरिक संहिता का विवरण दीजिए। यानी 1804 को जो नेपोलियन नागरिक संहिता है उसका विवरण दीजिए। तो दोस्तों ध्यान, 1804 को नागरिक संहिता जिसे 1804 की नागरिक संहिता जिसे साधारणतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंतों व्यवस्थाओं को समाप्त किया और किसानों को भू दायित्व और भागीदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात संचार की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह जो है 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता का विवरण दिया गया था। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यानी जैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसमें संस्कृति का क्या योगदान था। तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, जो रोमानीवाद था दोस्तों वो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों को संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांश निरक्षर थे। संगीत ने भी राष्ट्रवाद में योगदान किया। कैरोल कोपिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष बना अपने ऑपेरा के संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुराला जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के अंतर्गत विभिन्न संस्कृति पहलू सम्मिलित थे। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से संस्कृति पहलू सम्मिलित थे। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये 5 में देखते हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का विवरण दीजिए। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कैसे हुए, इसमें 3 कारणों का वर्णन दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, उपनिवेशवाद का विरोध। यानी दोस्तों उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। उन्होंने उत्पीड़न और दमन का मिलजुलाकर मुकाबला किया था। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो कहता कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के 3 कारणों को लिखिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण निम्नलिखित थे। उपनिवेशवाद का विरोध, यानी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद या विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। उन्होंने उत्पीड़न और दमन का मिलजुल कर मुकाबला किया था। अब दोस्तों देखते हैं करों में वृद्धि। अब करों में वृद्धि हुई दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय से अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी और सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर नामक
एक नया कर लगा दिया गया ना दोस्तों। कह रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध है, आप सभी को जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक यानी प्रथम विश्व युद्ध की चला था, और इसमें जो अंग्रेजों को यानी बुरा तरह से दोस्तों उनके पास पैसा वगैरह सब खत्म हो गया था। इसमें कह रहे कि पैसा खत्म हो गया था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में, यानी दोस्तों जो रक्षा नहीं जो अपनी सुरक्षा के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। रक्षा में अत्यधिक वृद्धि, क्योंकि दोस्तों अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होगी, तो रक्षा में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने कर में वृद्धि कर दी, और इस खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या करा, करों में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क भी बढ़ा देगा, जो सीमा शुल्क था उसे बढ़ा देगा, तथा आयकर नामक एक नया कर भी लगा देगा। और आयकर नामक क्या करा, आयकर नामक एक नया कर भी लगा दिया गया। अब कह रहा है कि जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना, कह रहा है कि जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना भारतीयों को आशा थी। अब तो ऐसा है कि जनता की आकांक्षाएं ना पूरी होना, यानी भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, यानी भारत ये वाले सोच रहे थे कि जैसे ही प्रथम युद्ध समाप्त होगा उसके बाद उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा। दोस्तों कष्टों और कठिनाइयों का अंत से संबंधित है कि जैसे ही वो भारत यानी युद्ध खत्म होगा तो वे अंग्रेजों ने वादा करा था कि भारत को आज़ाद कर देंगे, तो भारत को नहीं जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना, इससे फिर जब उन्होंने भारत को आज़ाद ना करा तो दोस्तों जनता इससे भी ज़्यादा भड़क गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए, असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और वह इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ तक 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब दोस्तों देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन कैसा है। अब है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया, यानी दोस्तों गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, यानी उस आंदोलन को गांधी जी ने किस वजह से वापस ले लिया था। तो दोस्तों देखते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियां उत्पन्न कर दी। क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्य यानी बहुत सब चीज़ों के मूल्य बढ़ गए थे के कारण जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियां उत्पन्न हो कर दी गई। ग्रामीणों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया और उनसे बेघर कराई गई। दोस्तों यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग लड़के थे दोस्तों, उन्हें सेना में भर्ती कराने के लिए, यानी जो वही थी अमेरिका की सेना या अमेरिका कह रहा दोस्तों, जो ब्रिटेन की सेना थी, तो दोस्तों जो अंग्रेज थे उन्होंने यानी भारत के जो ग्रामीण के क्षेत्रों के लोग थे उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए बाध्य किया, यानी उन्हें मजबूर किया और उनसे बेगार करवाई गई। नंबर 2, गोरखपुर में चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। गोरखपुर के चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम लिखो, यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम लिखो। दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, उन तीनों आंदोलनों के नाम लिखो। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन चलाया। पहला आंदोलन कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया दोस्तों। दूसरा असहयोग आंदोलन था, और दोस्तों तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन थे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए दोस्तों। तो गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। दोस्तों गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूँकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार बनाया और नमक पर लगे हुए कर तथा उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का गांधी द्वारा घोर विरोध किया गया और 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। तो दोस्तों ध्यान रखना,
नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूंकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते हैं, यानी नमक का चाहे तो गरीब हो या अमीर हो सब इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार बनाया, और गांधी जी ने नमक को क्या अपने आंदोलन का आधार बनाया। नमक पर लगे हुए करों तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजेदारियों को गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हमारा 31 जनवरी 1930 चल रहा था, तो दोस्तों 31 जनवरी 1930 को जो हमारे वायसराय कौन थे, यानी जो वे कौन थे, वे इरविन थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान का मूल्यांकन कीजिए, यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का क्या है, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का सेवाएं विशद थी। यहाँ तक कि 1919 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन का युग गांधी युग कहा जाता था। वास्तव में भारत को स्वतंत्र कराने का जो श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है, वही अन्य किसी भारतीय नेता को प्राप्त नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, कह रहा है कि भारत के वास्तविक संघर्ष में गांधी जी की सेवाएं विशद थी। यहाँ तक कि 1919 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन का युग गांधी युग कहा जाता था। वास्तव में भारत को स्वतंत्र कराने का जो श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है, वह अन्य किसी भारतीय नेता को प्राप्त नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। किसने? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपनी हाथों से लिखा हुआ था। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? दोस्तों कह रहा है कि जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस की नीति, यानी कांग्रेस ने नई नीति की घोषणा की। यानी दोस्तों जो साइमन कमीशन था उसकी रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, इसके बारे में लिखना। फिर कांग्रेस ने नई नीति क्या प्रस्तुत की? तो सन 1919 के अधिनियम के अनुसार उसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। यह की आवश्यकता, यानी नियुक्ति की आवश्यकता थी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने आम चुनावों के भय से 2 वर्ष पूर्व सन 1927 ईस्वी को कमीशन की नियुक्ति कर दी। यानी दोस्तों करनी थी 1919 को, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसकी नियुक्ति कर दी। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दोस्तों यानी ध्यान रखना, इसका साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, इसीलिए यह साइमन कमीशन कहलाया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस सवेत गोरंग कमीशन को भारतीय ने बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों करा था? दोस्तों एक बार वो देखिए, यानी सन 1919 के अधिनियम के अनुसार इसकी जांच के लिए एक 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। वायसराय थे, नियुक्ति की आवश्यकता थी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने आम चुनाव के भय से 2 वर्ष पहले सन 1927 में ही इस कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसीलिए यह साइमन कमीशन कहलाया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी सवेत गोरंग कमीशन को भारतीयों ने बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्थिक विनियमों का प्रभाव। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के 3 प्रकार की गतियों का प्रभाव का उल्लेख किया है। ये प्रभाव निम्नलिखित है, यानी व्यापार का प्रभाव। नंबर 1, पहला प्रभाव व्यापार का होता है। 19वीं शताब्दी में व्यापार का प्रभाव मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। इस वस्तु में कपड़ा, गेहूं, कपास आदि शामिल थे। तो दोस्तों ध्यान, एक तो व्यापार का प्रभाव था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता है। इसमें लोग काम अथवा रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नंबर 3, पूंजी का प्रभाव। तीसरा पूंजी का प्रभाव होता है। इसमें पूंजीपति लोग उसमें अल्प अवधि अथवा दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के प्रदेशों में पूंजी का निवेश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 3 प्रभाव है, व्यापार का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव और तीसरा कौन सा दोस्तों? यानी श्रम का प्रभाव।
व्यापार, श्रम और दोस्तों पूंजी का प्रवाह, 3 प्रवाह है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। दोस्तों कह रहा है कि सन 1929 में जो आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3 प्रभाव पड़े हैं, कौन कौन से उन्हें बताइए। तो वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था, यानी 1928 से 1934 के बीच में देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, यहाँ तक कि कीमतें नीचे आ गई। नंबर 2, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों को और काश्तकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार तो उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। किसान पहले से ही ज़्यादा कर्ज में डूब गए, यानी किसान पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। यानी दोस्तों जो 1929 की महामंदी आई थी उसके ये कारण हमारे उस पर पड़े थे। अब दोस्तों देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। किसे ब्रेटन वुड्स समझौते को। इसमें युद्ध स्तर, आर्थिक भरपाई और राशि का संचयन कैसे स्थिर रहे, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। अब दोस्तों देखते हैं 15% नंबर क्या कह रहा है। 15% नंबर कह रहा है कि दोस्तों 1929 की महामंदी से क्या विपर आया है, इस महामंदी के क्या कारण थे। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व की आर्थिक तंत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छीन भिन्न कर दिया। उद्योगों में मशीनरी तथा वैज्ञानिकरण, उत्पादन का अधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वनों के असमान वितरण ने विश्व में भविष्य की आर्थिक संकट उत्पन्न कर दी। अब दोस्तों देखते हैं 16वां क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण क्या है। पेड़ पौधे फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या करा। तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। दोस्तों कह रहा है कि 3 ऐसे राज्यों के नाम लिखो जहां पर काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मृदा का मतलब है दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है और उन पर कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। तो दोस्तों जहां काली मृदा पाई जाती है वह 3 राज्य के नाम महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें दोस्तों में कौन सी यानी काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो काली मृदा होती है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसी कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में हम यही 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो मैंने ये 17 क्वेश्चन यहाँ दोस्तों 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बाकी जो आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक से दोस्तों, वे करेंगे हम अगली वीडियो में कवर। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना आपके पेपर से पहले। और दोस्तों यानी जो चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।